guys, my name is Jahan, and in this new podcast, we'll be having a conversation with my grandfather, who's 76 years old. He's a retired sales tax officer. We'll be having a conversation about his life's journey, the struggles he had to face in his early life. Let's go ahead and have a conversation with him now. तो फिर आपने आपकी अर्ली लाइफ कहाँ से स्टार्ट की? अर्ली लाइफ मेरे गांव से की, कुंवारिया से। कुंवारिया जिला राजसमंद से की। वहाँ मैं पढ़ने योग्य हुआ, स्कूल में गया और स्कूल से मैंने सेकेंडरी हायर सेकेंडरी की। वहाँ से करने पास होने के बाद फिर कॉलेज गया। कॉलेज में मैंने पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन किया नाथद्वारा से। नाथद्वारा के बाद फिर एमए किया मैंने भीलवाड़ा से। और भीलवाड़ा में एमए करने के पश्चात मैंने फिर अपने नौकरी के लिए इधर उधर संघर्ष किया, तलाशी की नौकरी के लिए। फिर मैं भीलवाड़ा छोड़ दिया, उदयपुर आ गया। उदयपुर कहीं रहता था किराए पे मकान लेकर के, और वहाँ से मैं नौकरी के लिए जहाँ गुंजाइश होती, जहाँ मुझे मिलता, जो ये पत्राचार मिलता, अखबार मिलता, कोई लाइब्रेरी होती, वहाँ जाता, बैठता, पढ़ता। और जैसे जैसे मेरा उदयपुर से भी कुछ मुझे परिचय हुआ, जानकारी मिली, कहाँ मुझे कहाँ स्कोप है पढ़ने का, आगे पढ़ने का, या मुझे नौकरी कहाँ कैसे मिल सकती है, वो मैंने तलाशी कर की। उस दरमियान मुझे यहाँ रहते हुए स्टाइपेंड भी मिला। गवर्नमेंट ने मुझे स्टाइपेंड दिया है, जो उस स्टाइपेंड के आधार पर साल भर मैंने निकाला और फिर मुझे कोई नौकरी मिल गई। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिली, पोस्ट एंड टेलीग्राफ की। तो वहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया। वहाँ ज्वाइन करने के पश्चात वहाँ साल डेढ़ साल नौकरी की। फिर मैंने थोड़ा टर्न दिया जीवन को, मेरे कैरियर को। फिर मैं वहाँ से एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहा मैं 2 साल करीब। और वहाँ रहते हुए मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम दिया, आरएस आरटीएस। तो वहाँ मैं पास हो गया। और फिर मुझे सरकारी डिपार्टमेंट में, सेल टैक्स डिपार्टमेंट में मुझे नौकरी मिल गई इंस्पेक्टर की। और नौकरी की इंस्पेक्टर एसीटी बन गया। और जितना प्रयास किया उतना मुझे अचीवमेंट भी हुआ, मिला, सरकारी सर्विस में मौका मिला और वो नौकरी मैंने की। नौकरी करते हुए अब सरकार डिपार्टमेंट में, जैसे मैंने नौकरी की सेल टैक्स डिपार्टमेंट में, तो जगह जगह ट्रांसफ़र तो होता ही है। ट्रांसफ़र नौकरी की मैंने जगह जगह की। कहीं मैंने डूंगरपुर की, बांसवाड़ा की, भीलवाड़ा की, और भी कहीं, मतलब बोर्ड उस समय डिपार्टमेंट में जो व्यवस्थाएं थी वैसे उसके अनुसार मैंने एंटी विजन, फ्लाइंग, बॉर्डर पे रहना, ये सारा मैंने किया। राजस्थान के बॉर्डर पे चेक पोस्ट लगा करते थे, तो वहाँ मैंने नौकरी की। सरकार ने जहाँ लगाया वहाँ चला गया, मैं मना नहीं किया, करता रहा। करने के बाद अब मैं 30 साल नौकरी के बाद में मैं रिटायर्ड हुआ। रिटायर्ड होने के बाद फिर वापस में मैंने रूटीन में जैसा मेरी जैसी व्यवस्था थी, वो उसको देखते हुए मैं मेरे गांव में भी रहा और यहाँ भी रहा, उदयपुर भी रहा। और इस दरमियान कोई मुझे विशेष से कोई परेशानी वाली या संकट वाली कोई बात नहीं हुई। नॉर्मल मेरा परिवार चला, और चलते चलते आज मैं अभी भी मैं वही नॉर्मल जीवन में हूँ, और वैसा ही है। रिटायरमेंट का जीवन मेरा अच्छा खुशहाल जीवन है। नौकरी नौकरी की पोस्टिंग लेटर या ट्रेनिंग का लेटर तो तीन जगह मैंने नौकरी की, 3 डिपार्टमेंट में। सब फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट नौकरी की, पोस्ट एंड टेलीग्राफ में 1.5-2 साल नौकरी की। वहाँ से फिर मुझे शिक्षा विभाग राजस्थान में नौकरी मिल गई। वहाँ से मैं राजस्थान सरकार की नौकरी में आ गया। स्कूल में नौकरी की, और फर्स्ट मैंने भीलवाड़ा में शक्करगढ़, वहाँ सेकेंडरी स्कूल में नौकरी की। और वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ मेरा दिवेर, राजसमंद के पास, जिला राजसमंद, दिवेर में नौकरी की। वहाँ रहते हुए मुझे जो कंपटीशन दे रखा था उसके आधार पर मुझे राजस्थान सरकार से अपॉइंटमेंट लेटर आया, ट्रेनिंग का लेटर आया, जो उस समय मुझे बड़ी थोड़ी खुशी हुई कि चलो मुझे कोई अच्छा डिपार्टमेंट
या अच्छी सर्विस या अच्छा आगे अपॉर्चुनिटी जैसा मुझे एहसास हुआ तो मैं नौकरी यहाँ से छोड़ के सेल टैक्स डिपार्टमेंट में वहाँ मैं चला गया। नौकरी की, आराम से की, मुझे कोई परेशानी तो आई नहीं और सही सलामत नौकरी करके मैं मेरे घर पे आ गया, रिटायर्ड होके आ गया। और इस अब मैं बताऊं कि नौकरी में करते हुए मैंने पॉलिटिकल कई इंस्टांस देखे। ये देखे कि 84 में 1984 में बहुत बड़ी घटना हुई। वो घटना हुई इंदिरा गांधी को उनके घर पे, रेजिडेंशियल घर पे गोली लग गई। तो हमें बड़ा सा दुख हुआ। मैं उस समय डूंगरपुर था। मैं ड्यूटी पे जाता जाता रुक गया, वापस आ गया। सब जगह हड़ताल हो गई, बंद हो गए, मार्केट बंद हो गए। मैं घर पे आ गया और फिर 1-2 दिन ऐसे ही माहौल रहा। डूंगरपुर, रतनपुर, खेरवाड़ा, उदयपुर से लेकर के पूरा रोड जाम हो गया और फिर वह धीरे धीरे शांति आई। तो उस समय मैंने ये देखा कि ये अचानक हुआ तो हुआ क्या, जो हमारी, मैं कहूँ कि हमारी क्या, पूरे देश की पार्टी कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी पार्टी थी, आज भी है और आज भी देश के लिए समर्पित भाव से इनके नेता जितने भी हैं, छोटे से लगा बड़े कैसे भी, कहाँ चाहे इनका अध्यक्ष हो, चाहे छोटे नेता हो, स्टेट लेवल के हो, नेशनल लेवल के हो, वो सारे समर्पण भाव से, समर्पित भाव से देश की सेवा करने के लिए ये काम करते हैं, विचार रखते हैं। उनके साथ कई संघर्ष भी होता है, उनका विरोध भी होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो उचित नहीं। वैसे डेमोक्रेसी में होता है ऐसा विरोध तो होता है, लेकिन ये पार्टी बहुत ही अच्छी पार्टी है और इसको हम तय दिल से सपोर्ट करते हैं। और इनके जो वर्तमान नेता भी अच्छे हैं, उन्होंने देश हित में काम करने का बीड़ा उठा रखा है, पहले भी उठाया, इंदिरा जी के पहले भी उठाया, इंदिरा जी के पहले भी। अब मैं बोलूँ पीछे जाऊँ, काफ़ी पीछे चला जाता हूँ कि देश आज़ाद हुआ, उस आज़ादी के पहले जो इस पार्टी ने, ये पार्टी एक तरह से एक संस्था थी। ये संस्था ने बहुत ही भारी भरकम देश के लिए काम किया और एक काम करके दिखाया, दुनिया को दिखा दिया और हम आज़ाद हुए। उसमें इस पार्टी के शीर्ष नेताओं में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके अलावा मैं कहूँ सुभाष चंद्र बोस, ये सब के सब कांग्रेसी थे। ये बाद में कई तरह की विभिन्नताएं और विविधताएं उत्पन्न हुई, फिर भी इस उद्देश्य के लिए सब एक थे और देश को 1947 में आज़ाद करा दिया। एक सपना था इन नेताओं का कि हम आज़ाद हों। एक वो सपने को साकार करने के लिए उनकी जिद थी, उस जिद पे वो अड़े रहे, संघर्ष किया और हमें आज जो स्वतंत्र वातावरण उन नेताओं की कृपा से, उनके संघर्ष से मिला है और हम इस स्वतंत्र वातावरण में जी रहे हैं। इससे ये घटना 84 की, जब उसी समय, अब मैं बताऊं आपको कि ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, उन्होंने राजीव गांधी को बुलाया। वो कहीं दूर थे, जब इंदिरा गांधी की गोली लगी थी वो दूर थे, पता नहीं कहाँ थे, लेकिन थे, घर पे नहीं थे। तो उस समय घर पे जो आज हमारे शीर्ष नेता कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने देखा है, हम दिखाते टीवी पे दिखाते थे, छोटे छोटे थे, उनको हम देखते यार बिलख रहे थे, रो रहे थे जब, और उनको कहीं सेफ रखा, सोनिया जी ने रखा, सेफ रखा। और फिर क्या होता है कि राजीव जी को बुलाया ज्ञानी जैल सिंह ने और उनको तत्काल प्राइम मिनिस्टर के लिए उनको वो शपथ दिला दी। 89 में वापस जो चुनाव होते हैं, उस चुनाव में पता नहीं ये, अब उनको भी क्या हुआ कि एक तरह से राजीव गांधी को
वो मजबूर किया गया कि आप त्याग पत्र दो, प्रधानमंत्री सीट से त्याग पत्र दो। उन्होंने त्याग पत्र दिया और फिर चुनाव हुए। उस चुनाव में मेरी भी ड्यूटी लगी थी, सेल टैक्स में था, वहाँ मेरी भी ड्यूटी लगी थी। तो हम गए, तो वहाँ क्या होता है कि उस समय प्रचार में थे, राजीव गांधी प्रचार में थे साउथ में। तो वहाँ पे अचानक आत्मघाती बम से उनका निधन हो गया। इलेक्शन कैंसल, हम आ गए वापस अपने अपने ठिकाने, आ गए घर पे, आ गए। फिर वापस इलेक्शन हुए थे, और तो वो इलेक्शन हुए, उसमें राजीव गांधी समझो कि उसमें हार गए थे, मुझे लगे। वीपी सिंह ये आए थे, तो उन हाँ, ये विरोधी पार्टी बीजेपी समझो कि उसमें लोक जनता पार्टी, लोक दल ऐसे हुआ करते थे, कई तरह के दल थे। तो वो हुआ, वो फिर चलता रहा। चलते रहने के बाद वीपी सिंह ने, फिर वो लाइन लग गई थी प्रधानमंत्रियों की, देश में लाइन लग गई थी। कई तरह के प्रधानमंत्री उस समय बने थे, बनते 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 कई ने आए ना। लास्ट में फिर क्या होता है कि बीजेपी वापस सत्ता में आई, और ये अपने कहना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। उनके टाइम में भी अच्छा शासन चला, लेकिन वो बार बार वो रिजाइन कर रहे थे, हट रहे थे, और फिर वापस प्रधानमंत्री बने। उनके टाइम में कारगिल युद्ध हुआ। कारगिल युद्ध में काफ़ी संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई। हमारे साथ पड़ोसी देश ने, दुश्मन देश ने लड़ाई करी, लेकिन हमारी सेनाएं मजबूत थी और उन्होंने संघर्ष किया। और हम बाहर की दुनिया के देशों ने भी हमें कहा कि तुम समर्पण कर दो, आप भेजो, मिल जाओ, लेकिन ऐसा हो जाएगा, आपको नुकसान होगा। लेकिन हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी बोर्ड थे, उन्होंने नहीं माना। आखिरकार हमें जीत मिली और देश सुव्यवस्थित चलने लगा। तो आपका क्या व्यू है रिजर्वेशन पे? रिजर्वेशन से पहले मैं, रिजर्वेशन तो देखो इंडिया गवर्नमेंट ने लागू किया ही है, संविधान लागू हुआ तो रिजर्वेशन लागू वही था और वो चलता रहा। और रिजर्वेशन का होना अति आवश्यक है, क्योंकि समाज में कई तरह के तबके हैं, वह कमज़ोर भी हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, सब हैं। तो गरीबों को और कमज़ोर वर्ग को थोड़ा सा ऊपर लेने के लिए उनको मौका सरकारी लेवल पर, सरकार की नौकरियों में मौका देना अति आवश्यक हो गया था। ये सरकार ने, संविधान निर्माताओं ने, मैं तो कहूँ उससे पहले भी जो हमारी पूर्व जो सरकार, जिस किसी के हम अधीन थे, उन्होंने भी एहसास किया था कि ये जो वर्ग हैं उसको थोड़ा प्रगतिशील करने के लिए संवैधानिक रूप से सरकार के तरफ से, सरकार के कार्यकलाप में उनको मौका मिलना चाहिए। तो उनका रिजर्वेशन किया गया, शुरू से संविधान में कर दिया गया, फिर वो दिया गया और वो देते रहे, उनका फ़ायदा इनको मिला भी है। ये बात तो हर कमज़ोर वर्ग के लिए, जिनको जो एलिजिबल थे, जिनको संविधान से डायरेक्ट वो था मौका, तो उनको मिला ही, अच्छा था। मैं आज भी मानता हूँ कि सरकार को इसको हमेशा के लिए, जब तक डिस्क्रिमिनेशन समाज में है और जो बातें, बुरी बातें जो कि एक इंसान के लिए, मानव के लिए जो लागू नहीं होती है, मानव सब हम एक हैं, तो एक करने के लिए, लेवल एक करने के लिए ये सुविधाएं तो हमेशा बनी रहनी चाहिए। ये मेरा विचार है। रिजर्वेशन से पहले आपको क्या लगता है, ज़िंदगी बढ़िया थी कि अब अच्छी है? रिजर्वेशन तो पहले क्या था, रिजर्वेशन तो देश आज़ाद हुआ तब से है, पहले नहीं था। संविधान जब से लागू हुआ, रिजर्वेशन लागू हो गया, उस समय से रिजर्वेशन है। आज जो इसका कोई थोड़ा बहुत विरोध हो रहा है, तो वो
अनुचित है, विरोध होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी कुछ भेद हैं, कुछ लेवल नीचा हैं, हर तरह से सामाजिक तौर से या आर्थिक दृष्टि से लेवल उनका बड़ा नहीं है, तो रिजर्वेशन तो बना रहना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए। और घर में 4 भाई हैं, 2 कमज़ोर हैं, तो उनको सही करने के लिए, उनका आर्थिक स्तर सुधारने के लिए, या सामाजिक समाज में जो वर्ग हैं, वर्ग भेद हैं, तो वो उस वर्ग भेद को, ऊंच नीच को, जातिवाद को, इन सब को एक तरह से आउट करने के लिए ये रिजर्वेशन का सपोर्ट होना कमज़ोर वर्ग के लिए अति आवश्यक है। आपको क्या लगता है, आपकी ज़िंदगी पहले अच्छी थी कि अब अच्छी है? मेरी ज़िंदगी बचपन में तो मैंने संघर्ष किया और पढ़ाई में भी मैंने संघर्ष किया, लेकिन मैं सरकार के इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि रिजर्वेशन, उस हिसाब से मुझे तो सरकार का सपोर्ट मिला, मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी, उस आधार पे मैं कह सकता हूँ कि मैं जो पढ़ पाया और सरकारी नौकरी में आया, और आज तक मैं जो मेरा जो जो व्यवस्थाएं देख रहा हूँ, तो अगर मुझे उस समय रिजर्वेशन के हिसाब से अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिलता सरकार का, फीस में लेकर के, कोई कॉलेज में कोई खर्चे से हमें मुक्त रखा गया, हमें सुविधाएं दी गई, हॉस्टल की सुविधाएं दी गई, रहने की, हर जगह फीस में, किताबों में, तो उसे मैं आगे पढ़ पाया। अगर ये नहीं होता तो मैं मेरे घर पे रहता, आज मेरी वही पूर्व स्थिति होती। आज जो मैं जिस जगह थोड़ा बहुत भी हूँ, समाज में टिकने जैसा हूँ, तो उस रिजर्वेशन से हुआ, मैं बाकी नहीं होता। मैं क्या, मेरी कम्युनिटी या गरीब कम्युनिटी जितने भी हैं, उन सबको इससे फ़ायदा मिला, मेरे को नहीं मिला, सबको फ़ायदा मिला। आज भी वो अभी लेवल बढ़ नहीं पाया है, तो इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए, ये हम सबका दायित्व बनता है। जो सक्षम है हर दृष्टि से उनको सपोर्ट करना चाहिए, कि गरीब को भी, एक गरीब भाई है घर में तो उसको सहायता करो, उसको भी अपने साथ लो, आगे बढ़ो, उसका तिरस्कार नहीं होना। तिरस्कार हो रहा है आज, जो बातें चली है वो तिरस्कार वाली बातें हैं, मन में पचने वाली बातें नहीं है। वो कोई आगे बढ़े तो अच्छी बात, खुश होना चाहिए, खुश नहीं हो रहे हैं, उनको थोड़ा सा ईर्ष्या होने लग गई है, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। स्कूल में कभी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ कभी? स्कूल में मेरे साथ ये बात अच्छी पूछी, लेकिन मैंने स्कूल लेवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी, मैं इस स्तर का हूँ, मैं एससी का हूँ, तो मेरे साथ ये नहीं हुआ, ये मैंने नहीं इस पॉइंट को लेकर के कि ऐसा है नहीं। हम किसी ने मुझे जो हम अभी भी सुनते हैं कि आज फला जगह ये हुआ, उसके साथ ये हुआ, ऐसा मैंने अनुभव नहीं किया। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ जहाँ भी गया, सरकारी सुविधाएं तो मिली, वो रिजर्वेशन के हिसाब से मिली, बाकी सब सम्मान है। तो मुझे किसी ने तिरस्कारित दृष्टि से मुझे नहीं देखा, हे दृष्टि से नहीं देखा, ये मेरा अनुभव है। और तो कई सुनने, अखबार में देखे हैं, सुनते हैं, रेडियो में देखें, टीवी में देखें, वो बातें हो रही है, लेकिन मेरा इस मैटर में मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। आपने कभी डिस्क्रिमिनेशन होते हुए देखा किसी और के साथ? तो देखा भी है और सुना भी है, बहुत ही बुरा हाल किया है, तो वो नहीं होना चाहिए, देखा सुना। इमरजेंसी के टाइम पे हाँ, क्या? इमरजेंसी 75 में इमरजेंसी लगी, हमारी महान नेता इंदिरा जी उस समय प्रधानमंत्री थी, वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो इमरजेंसी लगाई, तो लगाने का कोई वजह थी। आज जो विरोध करते इमरजेंसी काला अध्याय मैं नहीं मानता, काला अध्याय मैं नहीं मानता। 75 में इमरजेंसी लगी, मैं 75 में मैं भी नौकरी लगा पोस्ट एंड टेलीग्राफ में। मैं अब मेरे गांव से रवाना हुआ, कुंवारिया से भीलवाड़ा गया, भीलवाड़ा से दिल्ली, दिल्ली से सहारनपुर में ट्रेनिंग करके आया। मुझे कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं आई कि इमरजेंसी लगी हुई है, तो कोई तकलीफ किसी तरह। हुआ क्या था? हुआ क्या कि स्ट्रिक्ट कानून, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में पावर ले रखे थे, स्टेट गवर्नमेंट के सारे, तो उन्होंने वहाँ से वो हिसाब, मतलब हर तरह से नियंत्रण करना चालू किया, और कानून को सख्ती से पालन करे, ये आदेश थे। तो सरकारी हर डिपार्टमेंट सुव्यवस्थित हो गया, अलर्ट हो गया,
हर टाइम पे पहुंचना, स्कूल ऑफिसों में, स्कूल चलते तो कॉलेज चलते तो टाइम टाइम सब काम हो रहे थे, किसी को कोई व्यवधान नहीं हो रहे थे। जो कानून की पालना नहीं कर रहा था उनके साथ थोड़ी सख्ती तो होती है, आज भी होती है। कानून की पालना सबको करनी पड़ती है ना। जो वो कानून सख्त था और कुछ नहीं, इसको है ना एक ऐसे होवा बना दिया इमरजेंसी। किसने देखी? मैंने देखी आज, मैंने देखी। मैं सबूत के तौर पर मुझे पूछो ना कोई, मैं बताऊं कि इमरजेंसी कोई खोटा टाइम नहीं था, अच्छा टाइम था। जिसने किसी को मान लो अंदर किया तो वो कोई व्यवधान कोई उपद्रव कर रहा था तो किया, बाकी नहीं, बाकी नहीं किया। काम चल रहा था, अच्छा काम चल रहा था। कोई रिवेंजफुल एक्टिविटीज़ नहीं थी कि बदला लेना उनसे, किसी पार्टी के साथ, किसी समुदाय के साथ, कोई किसी नहीं था, सब चल रहा था, अच्छा ही चल रहा था। और आज जो जैसे सुनते हैं वो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं विश्वास नहीं करता हूँ ऐसी बातों पर, क्योंकि मैंने देखा चश्मदीद गाँव में, मैं नौकरी कर रहा था, नौकरी करते हुए मैं मेरे टाइम पे जाता, टाइम पे आता, किसी तरह की मुझे किसी ने कहा इमरजेंसी इमरजेंसी। सब दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी आते जाते मिलते जुलते हैं तो सब मतलब साधारणतः मतलब शांतिपूर्वक सारे काम चल रहे थे। तो वो गलत है इमरजेंसी को वो बदनाम करना एक प्रधानमंत्री को इस तरह। अच्छा, दो करते करते फिर भी इंदिरा जी ने 77 में चुनाव घोषित कर दिए। लोगों ने कुछ सजेस्ट किया भाई थोड़ा रुको, लेकिन देखो टाइम आया और लोग थोड़े अपने आप को परेशान समझ रहे तो चलो घोषणा कर दी, इलेक्शन करा लो, जो जीते आ रहे जो वो सत्ता में आ जाएगा, जो जीते सत्ता में आ जाएगा, मैं आ रही तो मैं जाऊंगी। तो इस तरह से बहुत समझदार और वर्ल्ड में एक फेमस और एक उन समझ लो कि मजबूत, पावरफुल और सख्त प्रशासक जैसी एक नेता थी, महान नेता थी वो तो। जो अब उन्हें घोषणा कर दी, इलेक्शन का रिजल्ट आए तो जनता पार्टी जीत गई, उसमें इंदिरा जी हार गई। तो इंदिरा जी हार गई, अब मोरारजी देसाई ये प्रधानमंत्री बने गुजरात के। वो चला उनका शासन, उनका शासन चलने के बाद फिर उखाड़ चढ़ाव वो उतार चढ़ाव आए। फिर चरण सिंह भी हरियाणा के, चरण सिंह यूपी के थे, चरण सिंह चौधरी चरण सिंह वो प्रधानमंत्री बने, इंदिरा जी को जेल में डाल दी। ठीक है, पॉलिटिक्स है और कानून है, देखा होगा कानून लागू हो गया। फिर बाद में वापस वही उनका शासन चला और उनके बाद में और भी नेता आए और भी प्राइम मिनिस्टर बने। 80 में वापस मध्यावधि चुनाव हुए, मध्यावधि चुनाव हुए, इंदिरा जी जीत गई। पब्लिक कहती है कि कांग्रेस ने इतने सालों में कुछ नहीं किया, उस पर आपका क्या व्यू है? कांग्रेस ने जो किया देखो, वो अब तक भले ही मन से राजी हो, किसी पार्टी ने नहीं किया। इतना अच्छे अच्छे काम कांग्रेस ने किया, इंदिरा जी के टाइम में हुआ। बड़े बड़े डैम बने, कांग्रेस के टाइम बने, एम्स बने, आईआईटी बने, स्कूल खुले, सेंट्रल स्कूल खुले। ये दूसरे वो कौन से एक तो सेंट्रल स्कूल और ये कौन से स्कूल होते हैं अलग अलग। राजीव गांधी जी ने ये स्कूल खोले नहीं है, महात्मा गांधी। हाँ हाँ, ये तो बीके हैं, उससे पहले इंदिरा जी ने स्कूल खोले शिक्षा के, मतलब हर फील्ड में विकास हुआ, शिक्षा में भी हुआ, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में भी हुआ। इसरो जैसी संस्था जो उनकी आलोचना की जाती है कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं है, कैसे नहीं किया। आईआईटी, इसरो, एम्स, ये सारी कांग्रेस की देन है। बड़े बड़े डैम, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, ये सारी कांग्रेस की है ना। जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कांग्रेस के ज़माने में हुई है, अंग्रेजों के ज़माने में थोड़ी हुई है, कांग्रेस के ज़माने में हुई है। ये जो बातें करना ये जमती नहीं है, जचती भी नहीं है, स्वार्थ के लिए करते हैं। डेमोक्रेसी है, बोलने का अधिकार सबको है, बोलते हैं। डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है? यही तो अर्थ है कि भाई डेमोक्रेसी में अधिकार दी गए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, तो उन राइट्स के आधार पर आदमी बोलता है, विरोध करता है। विरोध तो करता ही है ना, चाहे बाहर पब्लिक में करे, चाहे पार्लियामेंट में करे, विरोध करते ही हैं।
करते हैं विरोध, करना चाहिए, करते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? अगर विरोध नहीं हो, विरोधी पार्टी सख्त नहीं हो तो डेमोक्रेसी भी फेल हो जाती है। हाँ, विरोधी पार्टी सख्त नहीं हो तो ऐसे चलता रहा। और काम किया कांग्रेस ने, मैं ये मानता हूँ कांग्रेस ने काफ़ी काम किया है ना। आज की तुलना में तो मैं कांग्रेस का जो समय था मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने जो प्रोग्रेस की कांग्रेस के टाइम में ही प्रोग्रेस की। प्रोग्रेस का मतलब मैंने पढ़ा लिखा, मैंने नौकरी की सरकार की, और सुविधाएं सरकार से जो मिली उसका हम आराम से, मेरा कोई किसी ने विरोध नहीं किया न, हम यहाँ तक पहुँचे। बीजेपी के बारे में आपका क्या मानना है? कैसी अच्छी पार्टी है कि बुरे काम करती है? पार्टी बीजेपी, वो बीजेपी पार्टी भी ठीक है भाई, सत्ता में आने के बाद वो भी अपने एजेंडे के अनुसार काम करती है। हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा, तो बीजेपी का ही अपना एजेंडा, तो उसने भी प्रयास किया, काम किया, लेकिन उन काम करते हुए बीजेपी किसी संघ से एफिलेटेड है, तो संघ के मतलब उनके डायरेक्शन में वो काम करें। कांग्रेस किसी के एफिलेटेड नहीं थी, कांग्रेस सेल्फ थी, कांग्रेस के नेता सेल्फ थे। ये एफिलेटेड पार्टी है, जो डायरेक्शन मिलेगा उसको ये क्रियान्वित करेंगे, तो ये फ़र्क है। जैसे कि अभी जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ था, हाँ उस पे जैसे बच्चों को मारा गया, हाँ, उस पे आपका क्या व्यू है? मेरा व्यू क्या, बहुत गलत था भाई। मैं कह रहा हूँ डेमोक्रेसी है, जहाँ तकलीफ होगी तो बोलने का हक है ना सबको, और जिसको मांग करने का पूरा अधिकार है। नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वैधानिक बातें हैं ये सारी, लेकिन कोई अहम धारण कर ले कि भाई ये गलत कर रहे हैं, और अहंकारवादी तो कानून को भी हाथ में ले लेता है। तो कानून हाथ में लेना चाहिए उन बच्चों के लिए, उनको उनकी बात सुननी चाहिए थी, वाजिब बात थी, तो वाजिब बात को तो स्वीकार, सरकार को सुनना और उनके अनुसार उनको जवाब देना, उनको फैसिलिटी देना, उनकी मांगों की पूर्ति करना, तो ये विवाद नहीं होता, इतने बच्चे परेशान नहीं होते। उनके साथ जो जाती हुई शायद कुछ डेथ भी हुई है, किसी कोई डैमेज भी हुए हैं, किसी कपड़े भी फाड़े हैं, ये सारी बातें हुई, ये गलत ही नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ है ये बातें, मारना पीटना बच्चों के साथ। अब बच्चों की मांग है भाई कि हमारे बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कमजोरी है ना। वो तो बच्चा तो अपनी तैयारी करके स्कूल कॉलेज जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, जहाँ सेंटर है वहाँ जाएगा, उसका तो धुन यही रहती कि मैं पास हूँ, मैं नौकरी लगूँ। और इधर व्यवस्था में कहीं ना कहीं वो है, कमी है, सरकारी व्यवस्था में कमी है, सिस्टम में कमी है, तो वो सिस्टम की कमी तो सिस्टम सरकार ही सुधारेंगे, वही कंट्रोल करेंगे, बच्चे क्या। अब उनको बार बार ऐसा करना पड़ रहा, तो बच्चों ने एकदम आक्रोश बच्चों में आया और उन्होंने विरोध किया, तो वहाँ पर सरकार ने विरोध किया, उन पर डंडे बरसाया नहीं, ये गलत था, बिल्कुल ही गलत था, नहीं होना चाहिए, मेरा तो ये मानना है, कहना है। बाकी तो सरकार है, कानून सरकार का हाथ में, रूल्स रेगुलेशन सब सरकार के हाथ में, कानून साधन सुविधाएं सब सरकार वो प्रोवाइड करे तो पब्लिक उसका उपयोग करेगी, वो नहीं करे और वो पर ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी स्टेप ले कि जो आम जनता और बच्चे कॉलेज के स्कूल के सब परेशान हो, उनको नुकसान है बार बार, तो वो गलत है, मैं ये मानता हूँ। कांग्रेस के टाइम पे कभी पेपर लीक नहीं हुआ? ये पेपर लीक होने का मामला ये अभी भी हुआ, कांग्रेस में पढ़ा हूँ ना, हमारा कभी नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी को स्कूल कॉलेज कहीं भी नहीं हुआ, हाँ, ऐसा पेपर लीक ये लीक कहीं नहीं हुआ, ऐसे नहीं की। आपको क्या लगता है इसका रीज़न क्या है पेपर लीक होने का? अभी क्यों लीक हो रहे हैं पेपर? ये रीज़न तो देखो, अब जो पेपर कहाँ सेट होता है, पेपर कहाँ छपता है, पेपर कहाँ से कहाँ रवाना होता है, उस पर जो वाच रहनी चाहिए गवर्नमेंट के, या जो व्यवस्था जिसके हाथ में है, वो कमज़ोरी है, वहाँ कहीं कहीं कमज़ोरी है, पूरी निगाह में नहीं है।
जो इस व्यवस्था पे कानून सख्त नहीं है। अब के पेपर कौन सेट कर रहा है? कौन कहाँ स्कूलों में या कॉलेजों में या कोई संस्थाओं में कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग करा रहे हैं? तो ये कंपटीशन चल रहा है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हो, हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारा नाम हो, हमारे यहाँ लड़के आवे ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो ये प्रयास करते हैं कि हमारे यहाँ से पास आउट लड़के ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो हो सकता है कहीं न कहीं लीकेज है। लीक कहाँ से होता है? कहाँ लीकेज होगा, कहीं न कहीं सोर्स है। वो सोर्स अभी तक सरकार के हाथ में नहीं आ रहा, पकड़ में नहीं आ रहा है सरकार में हाथ में। अच्छा, इसमें होने को तो सब होता है, मंशा अगर हमारी पूर्ण है तो सख्त है और पक्की है कि ये मुझे काम करना है और पकड़ना, देखना है, दबोचना इनको, ऐसा कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो वहाँ तक कोई सिस्टम पहुँच नहीं पा रहा। सिस्टम का जो भी सूत्र, जो काम करने वाला जो संस्था है, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। जो पहुँचना चाहिए, पकड़ना चाहिए, एक बार इस पे कंट्रोल कर लेना चाहिए, ताकि ये बार बार ये बच्चों का जो भविष्य बिगड़ रहा है वो नहीं बिगड़े। और इसके लिए अपोजिशन पार्टियाँ, वर्तमान जो अपोजिशन में जो है वो पार्टी इसका विरोध तो कर रही है, जो वाजिब कर रही है ना। सत्ता पार्टी का जो विरोध कर रही है, सत्ता पार्टी के सिस्टम व्यवस्थाओं का जो कर रही है, भाई तुम्हारी कमजोरी, तुमने ये किया वो किया, तो वो सही कर रहे हैं, वो तो सही बोल रहे हैं, उनमें कोई गलती नहीं है। अब इसकी जगह मान लो ये पार्टी रूलिंग में है, वो पार्टी होती तो वही बोलती। लेकिन उनके टाइम में, कभी कांग्रेस टाइम, मैंने नहीं सुना लीकेज, मैंने नहीं सुना पेपर लीकेज, ये हमने नहीं सुना। ये तो हर छोटे मोटे साल, कोई छोटा पुलिस का हो, महकमा, इसके जो कंपटीशन होते हैं वो हो, या कोई और छोटे जो कंपटीशन हो, उन सब के पेपर लीक होता है। मतलब क्या, फिर बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे, क्या करेंगे, फिर दुखी होंगे, उनकी एनर्जी ख़त्म होगी, टाइम निकल जाएगा, उनकी अवस्था निकल जाएगी। उनका जो लिमिट होती है कि इतनी अवस्था तक उनको नौकरी मिल जाएगी, बाद में टाइम बाढ़ हो जाएगा, तो फिर वो नौकरी गए, वो तो फिर तो इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जाएगी। इनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? आज युवा शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है, उसको मौका नहीं मिल रहा है काम करने का, तो ये थोड़ा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ये कहूँ। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के बारे में आपके क्या व्यू है? अब ये मैं तो कहूँ, अपना ये तो ये पेट्रोल से गाड़ियाँ चलती है, मशीनें चलती है, सारे व्यवस्थाएं चल रही है, प्लेन चलते हैं, सारा हो रहा है। अब हम, ये तो मशीनों के लिए बात हुई, हम खाना खाते हैं तो खाने में भी शुद्धता हम देखते हैं कि भाई इसमें शुद्धिकरण है नहीं, कोई कंकर, कोई किसी तरह की वो जो अनावश्यक कोई चीज़ मिक्स तो नहीं है, तो उसके लिए अपन विरोध करते हैं, नहीं करते हैं? नहीं होना चाहिए। क्यों करते हैं विरोध? कि ये हमारी हेल्थ को नुकसान करेगा, हेल्थ को नुकसान करेगा, तो हम विरोध करते हैं। तो क्योंकि वो तो हम तो जीवित हैं। अब ये मशीनें तो निर्जीव है ना, चलाना पड़ता है, तो इनके लिए भी शुद्ध, जो चलाने के लिए शुद्ध जो वस्तु है, या ये ऐसा पेट्रोल है, डीजल है, ये शुद्ध होना चाहिए ना, तो वो सर्विस ज़्यादा देगा, मशीन से सर्विस ज़्यादा देगी, ज़्यादा टाइम तक चलेगा। तो जो विरोध हो रहा है वो सही हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई कर रहा है तो वो अपने आर्थिक फ़ायदे के लिए कर रहा है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। हमने कभी नहीं सुना एथेनॉल। अरे भाई, जो चीज़ तुम्हारे पास है उसका उपयोग दूसरी जगह भी तो हो सकता है। नहीं, इस पेट्रोल में क्यों घुस रहे हो, ये डीजल में क्यों घुस रहे हो, पेट्रोल में, कि उसमें मिक्स करके ना आप ज़्यादा चलाओ, उसका जो फ़ायदा, उस मशीन ख़राब हो रही है ना, उससे कोई ग्राहक को, चलाने वाले को, काम लेने वाले को कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो फिर उसमें क्यों आप इसको सम्मिलित करें, उसको मिक्स कर रहे हो। बंद कर देना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि सख्ती से बंद होना चाहिए। उसको लाइसेंस किसने दिया? गवर्नमेंट ने दिया होगा आगे बढ़ने का, करने का। तो गवर्नमेंट जान रही है ऐसा करिए, तो पब्लिक के साथ में कुठाराघात हो रहा है। ये जितने वाहन चले, पब्लिक का अपनी व्यवस्था है, तो सरकार की व्यवस्था थोड़े, पब्लिक ने अपने पैसों से खरीद रखे हैं। जो नुकसान तो पब्लिक को हो रहा नहीं है, और पब्लिक बेचारी चिल्लावे और उसको दबा के रखे हैं, तो वो भी एक हो जाएगा, कभी न कभी ब्लास्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं तो कहूँ कि एथेनॉल को बंद कर देना चाहिए, डाइवर्ट करना चाहिए, उनको अपना दूसरा धंधा करना चाहिए। इस पेट्रोल में क्यों घुस रहे हैं? ये पेट्रोल बड़ी मुश्किल से आ रहा है, इंटरनेशनल समस्याएं पैदा हो रही कितनी, तो इंटरनेशनल समस्याओं पर ध्यान दो कि भाई हमारी समस्याएं बाहर की इतनी निपट नहीं पा रहे, हम ये हमारे घर में, हमारे देश में ऐसी समस्याएं पैदा क्यों करें हम चाह करके। जैसे कि अभी स्कूल्स
डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होता है कहीं कहीं। जैसे उदयपुर की खबर है, एक बच्चे को पानी पिया था उस बच्चे ने मटके से, तो उसको मार दिया गया स्कूल में। उदयपुर में, उदयपुर में, दलित उदयपुर बच्चा में। था। ये तो कहीं इधर इस इधर पर आपकी क्या राय है? ये उदयपुर की बात अगर ये हुई है तो गलत हुई है ना। जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए आज के टाइम में। प्रोग्रेस की बात होनी चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि कमज़ोर है तो उसको ऊपर उठाओ ना, सहारा दो। अगर सहारा नहीं दोगे तो कमज़ोर तो फिर कमज़ोर होता जाएगा, वो मर जाएगा, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अस्तित्व खत्म करने वाली बातें बर्दाश्त नहीं है, ये गलत बातें हैं। जो समाज को थोड़ा अपने आप को परिमार्जित सुधरना चाहिए, होना चाहिए, परिमार्जित होना चाहिए, सुधरना चाहिए, कमज़ोर को साथ में लेके चलना चाहिए। इसका विरोध नहीं होना चाहिए। जातिगत विरोध तो होना ही नहीं चाहिए। सबका मालिक एक है। जाति के ईश्वर ने थोड़ा बनाई है, जाति तो ज़मीन पे बनी है। जो गलत बनी है वो कर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर, वर्ण के आधार पर ये सारी बनी हैं। तो पुरानी व्यवस्थाएं हैं, उनको लेके चलेंगे तो समाज बढ़ जाएगा और विकास नहीं होगा, प्रगति नहीं होगी, ये पीछे जाएगा समाज, वापस मिट जाएगा। जो जहाँ जहाँ संघर्ष होगा वो संघर्ष करो, तो अच्छे काम के लिए संघर्ष करो नहीं यार। ये बुरे काम के लिए आप संघर्ष करो, किसी को मिटा दो, किसी को पीछे हटा दो, किसी को फेंक दो, हटा दो, उसको बिल्कुल ही क्रश कर दो, तो वो तो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। सबको साथ में लेके चलो, सब एक होके चलो। और इनकम बेस्ड रिजर्वेशन पे क्या? इनकम बेस्ड रिजर्वेशन, जहाँ तक मैं रिजर्वेशन की बात कही है, तो रिजर्वेशन तो सोशल स्टेटस जिनका कमज़ोर है, सोशल जस्टिस नहीं है, सामाजिक न्याय नहीं है, तो रिजर्वेशन बना रहेगा, चाहे उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई हो। जब तक समाज में सामाजिक न्याय का मतलब उसको जो दूसरे समाज के जो वर्ग हैं, जातियां हैं, जो जिस जगह का, जिस फैसिलिटी का वो उपयोग करती है, तो उनको भी उपयोग करने में उनको रोकना नहीं चाहिए, साथ में रखना चाहिए। उनको हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। चाहे मंदिर हो, चाहे सार्वजनिक पार्क हो, सार्वजनिक जगह हो, कोई भी हो, उस जगह पे उसको भी जाना चाहिए, उसको भी समाज में इन्वॉल्व करना चाहिए। बड़े जो अपने आप को कि हमने ऊपर, तो उनको ऐसा नहीं करना और उनको ही बुलाना चाहिए। जब तक ये खराबी है सोसाइटी में, ये खराबी नहीं मिटेगी, तब तक रिजर्वेशन चाहे कितना ही उसकी अर्थव्यवस्था मतलब कमज़ोर वर्ग की अर्थव्यवस्था सुधर जाए, तो भी मैं तो कहूँ रिजर्वेशन रहना चाहिए। जब तक ये नहीं कह दें कि हमारी तरफ से किसी तरह की कोई सामाजिक तौर पर कोई विरोध नहीं होगा, हम किसी तरह का विरोध नहीं करेंगे। घूमने फिरने, खाने पीने, पेड़ने ओढ़ने, रहने में, पास में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में, सिटी में, कहीं भी, दूर दराज नज़दीक, किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, तो हम मानते हैं। बाकी ये गारंटी तो कोई देने वाला है नहीं। गारंटी जब तक कोई नहीं देगा, रिजर्वेशन बना रहेगा। मैं इसका समर्थन करता हूँ हमेशा, क्योंकि गारंटी दो हमें, तो रिजर्वेशन का हम मांग नहीं करें। हम कहें भैया ठीक है, अगर गारंटी नहीं है तो रिजर्वेशन रहेगा। रिजर्वेशन कोई खैरात में नहीं मिला, ये विरोध करने वालों ने नहीं दिया हमें रिजर्वेशन। मैं तो कहूँ आज संविधान से पहले रिजर्वेशन आया था, संविधान बाद में आया, रिजर्वेशन पहले ही आ गया, फिर संविधान आया। किसी ने कोई वो विरोध करने वाले को किसी घर की खेती नहीं है ये, जो उसमें से उसने उनकी घर से दिया हो, उनके समाज से दिया हो, या उन्होंने कहीं से कबाड़ के दिया होगा। ये तो हमारे प्रबुद्ध नेताओं, प्रबुद्ध विद्वानों, जिन्होंने दुख देखा, उनके विचार हैं। दुख देखा, उनके साथ भी ऐसी प्रताड़ना हुई थी। बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ कई प्रताड़नाएं हुई, कई सहन किया उन्होंने, प्रताड़नाएं सहन की, दुख सहन किया, विरोध सहन किया, लेकिन उनका जो सोच था बहुत महान सोच था, और उनकी हमें देन है। और शुरू में किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया। आज जो कर रहे हैं वो विरोध पहले हुआ नहीं है। पहले हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे सोशल संपर्क में ऐसा विरोध नहीं हुआ। तो उन्होंने जो बात रखी संविधान सभा के सामने, सबको मंजूर किया, माना। ये आज ये जो कर रहे हैं
वो गलत कर रहे हैं, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। अब यार इस बात के लिए एग्री हो जाओ ना कि भाई तुम हम सोशल वे में तुम हमारे बराबर हो, तो मैं मान जाऊंगा कि चलो भाई रिजर्वेशन में हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे। वो जब तक नहीं मानेंगे हम रिजर्वेशन बना रहे, रिजर्वेशन हमेशा बना रहेगा, ये मानेंगे नहीं, नहीं मानेंगे, क्योंकि अहम है। अहंकार जब तक नहीं मिटेगा समाज में शांति नहीं आएगी, बराबरी नहीं आएगी, ये मेरा कहना। आपकी बचपन की यादों हाँ, के मैं बारे में बचपन के बारे में, बताइए। बचपन आप की करते थे? देखो मैं हमारे प्राइमरी स्कूल तक नॉर्मल वे में कोई विशेष पढ़ाई लिखाई तो की, को करिकुलर एक्टिविटीज़ या गेम्स ये ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, फिर भी हम खेलते थे, छोटा मोटा गेम खेल लेते, हमें टूर्नामेंट में भी ले जाते, हम जाते और हमारा छोटा मोटा वो रिजल्ट रहता आ जाते। सेकेंडरी लेवल पर हम खेल में ज़्यादा रुचि रखी, खेल भी खेलता, फुटबॉल ही खेलता मैं, कबड्डी खेलता मैं, वॉलीबॉल ये सारा खेलता था। और इसके साथ साथ मैंने बड़ी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दिया। मैंने पढ़ाई में मैं कमज़ोर नहीं रहूँ, तो पढ़ाई में पूरा ध्यान दिया। फर्स्ट डिवीजन आता रहा, मैं जो पढ़ता रहा। उस दरमियान थोड़ा एक मेरे साथ घटना हुई है। 10th में था, 10th का 1 महीना बाकी था, किसका, बोर्ड का एग्ज़ाम का। उसमें मेरे साथ एक जाति हुई कि मेरे से जो थोड़ा दोस्त भी था, लेकिन मन से इंटरनल मेरे से एंटी था लड़का। तो उसने क्या किया, मेरी सारी किताबें और मेरे सारे नोट्स एक कुएं में डाल दिया। महीना एक बाकी, अब मैं क्या करूं, तैयारी करूं। तैयारी वैसे कर रखी थी मैंने, पर पूरा 1 महीना बाकी, जो पढ़ाई करूं, रिसेंट पढ़ाई होगी तो ही तो मैं अच्छा लिख सकूंगा, एग्ज़ाम दे पाऊंगा। फिर मैं इधर उधर सारी किताबों की व्यवस्था करके, मेरा जो एक दोस्त था, अच्छा दोस्त था, उससे मैंने नोट्स लेकर के ना, वो उससे मैंने स्टडी की, मैं पास हो गया। हम दोनों दोस्त फर्स्ट डिवीज़न आए और पढ़े। फर्स्ट डिवीज़न के बाद में मैं कॉलेज में आए। कॉलेज में भी मैं, हाँ, फिर कॉलेज में क्या, हम 25-30 बच्चे थे 10वीं में। उसके बाद में जो लड़के छूटते कॉलेज में हम 3 लड़के गए, 3 में से वहाँ पर 2 छूट गए, मैं अकेला रहा नादारा कॉलेज में। वो पढ़ा मैं, पढ़ाई मेरा एक ही गोल था कि पढ़ना, पढ़ाई पूरी करना, नौकरी मिल जाएगी, सरकार दे देगी नौकरी, लेकिन पढ़ाई नौकरी में आने के बाद कमज़ोर पड़ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पढ़ाई का ही, मेरा जो लक्ष्य था वो लक्ष्य पूरा किया। मुझे एमए करना किसी हालत में, ये एमए कर लिया मैंने, ये बीए कर लिया नादवारा से, भिलवाड़ा से एमए कर लिया। एमए के बाद में फिर मैंने अपना कैरियर के लिए इधर कंपटीशन के ऐसे उदयपुर आकर के मैंने तैयारी की और यहीं रहा ना। यहाँ से फिर मुझे ये नौकरियाँ मिली, नौकरियाँ की मैंने। स्कूल में कभी आपने कुछ मस्तियाँ या कुछ भी ऐसा, कांच फोड़े किसी गाड़ी के, कुछ भी ऐसा कभी किया? देखो मेरी नेचर शालीन रहना, बदमाशी नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं देना। तो मुझे तो मानते थे ना कि बहुत ही होनहार बच्चा है हमारा, स्कूल में स्टूडेंट बहुत अच्छा स्टूडेंट है। तो मैं तो लीडरशिप करता। कैसे, जैसे कि वो परेड होती है, परेड में मुझे रखते सबसे आगे। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, तो सबसे आगे सैल्यूट वो करना, बोलना करना सब मुझे रखते कि ये मतलब बिल्कुल अप टू डेट और बोलने में सारा वो कर लेता है, तो मुझे आगे रखते थे। डिसिप्लिन मेरा एक डिसिप्लिन एक ऑर्नामेंट होता है हर बच्चे का, और वो बचपन में अगर डिसिप्लिन सीख जाता है और लाइफ वो डिसिप्लिन में रहेगा। और उसके सामने अगर डिसिप्लिन कोई बिगाड़ता है तो उसको गुस्सा आएगा, उसको टोकेगा मत, नहीं। डिसिप्लिन जो सीख गया उसकी ज़िंदगी बन गई। जगह हर जगह डिसिप्लिन की आवश्यकता है। आपका पर्सनल लाइफ, आपका सोशल लाइफ, सरकारी नौकरी लाइफ, जैसी भी पॉलिटिकल हो के सोशल हो, सारी जगह डिसिप्लिन की ज़रूरत है। इंसान अगर डिसिप्लिन वे में रहेगा जीवन में तो उसमें सफलता उसके चरण चूमेगी, अगर डिसिप्लिन जीवन है तो। ये मेरा शुरू से बन गया, मेरी एक आदत बन गई थी डिसिप्लिन रहने की। तो मैं वाह करते मैं, ये मेरा आज का जीवन है, डिसिप्लिन रहना। आज भी मैं डिसिप्लिन रहता हूँ। मैं खोटी बात मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ, सही बात का मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। अभी की जो जनरेशन चल रही है, जेनजीज, जेन अल्फा, जेन बीटा, उनको आप क्या सीख देना चाहेंगे? मेरे
अनुभव और मेरी जैसी मेरी वो प्रवृत्ति है और जो मैं सीख पाया हूँ, जो मैंने अनुभव किया, उसके आधार पर जो मुझे फल मिला है, प्रतिफल मिला है, मैं प्रोग्रेस की, जो उन्नति की मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मैं डिसिप्लिन में था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जीवन में मैं इस नई जनरेशन के लिए ये चाहूँगा कि वो अनुशासन में रहे, पेरेंट्स का कहना माने, अपने स्कूल में गुरुजनों का कहना माने, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई लिखाई में लगावें, फालतू संगत नहीं करें, अच्छी संगत करें, अपने कैरियर का, भविष्य का पूरा ख्याल रखें और उसको ध्यान में, मद्देनज़र में रखते हुए वो अपनी मेहनत करें, स्टडी करें और अच्छे लोगों की संगत करें, तो वो उनको प्रतिफल मिलेगा, अपनी स्टडी पूरी कर पाएगा। उनका जो मन में जो गोल होगा कि मुझे कहाँ तक पहुँचना, लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए काफ़ी अच्छा उसको सहयोग मिलेगा ऐसे डिसिप्लिन रहने से और जीवन के सिद्धांतों को मानने से। जीवन के सिद्धांत है, जीवन जीने के लिए हैं, जीवन बेकार करने के लिए नहीं होता है, नष्ट करने के लिए नहीं होता। जीवन का ईश्वर प्रकृति ने एक मौका दिया है, तो उसका फ़ायदा करने के लिए आपको जीवन के रूल्स रेगुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए समय और अपनी स्टडी करना चाहिए। अभी जो समय है आपका स्टडी करने का है, पढ़ने का है, तो पढ़ लिख गया, होशियार हो गया, वहाँ उसको स्कोरिंग अच्छी हो गई तो भविष्य उज्जवल है। और टाइम को बर्बाद, जिसने टाइम बर्बाद किया वो फिर बर्बाद है। टाइम को बर्बाद किया, जो टाइम को किल करता है वो टाइम उसको किल करता है। टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ एवरीथिंग, टाइम इज़ गॉड, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ये किसी की इंतज़ार नहीं करते हैं, टाइम वो तो चलता रहता है टाइम तो, लेकिन उसमें रहते हुए हमें अलर्ट रहना और जो हमारे लिए और सबके लिए जो फ़ायदे की चीज़ें हैं, गुणकारी चीज़ें हैं, भले की चीज़ें हैं, उनको ग्रहण करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ये कहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।